क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल मुसलमान मर्दों का पर्सनल लॉ बोर्ड है? मुस्लिम महिलाओं की उसे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिरे से बिना पढ़े खारिज करने का ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों कर दिया? शैलेश, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज़ जब आती है तो एक तरीके से आती है, और आज जिस परिस्थिति में आके खड़े हैं कि लॉ कमीशन लोगों से राय मांग रहा है, वहाँ तक आने में भी कुछ स्टेप्स हुए होंगे। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताऊं कि ये एक दिन में नहीं हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये मामला आपसे करीब 6-8 महीने पहले आया था, तो एक फैमिली डिस्प्यूट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर क्या प्रक्रिया है और क्या केंद्र सरकार अपना इसमें स्टैंड रखती है। इस चीज़ को लेकर करीब 1 से 1.5 महीना बीता। उसके बाद केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप अपना स्टैंड बताएं, तब हम फैसला देंगे। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये जो चीज़ें थी वो लॉ कमीशन को भेजी गई, और लॉ कमीशन ने उसके बाद से ये सवालों का प्रारूप जनता के बीच भेजा है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं रोहित कि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले जैसे संबित भी बता रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है और इसे लागू किया जाना चाहिए। सरकारों की इच्छा शक्ति को कहिए या फिर कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी राजनीति को लेकर कहिए, आज ये मुद्दा जो सब देश के सामने खड़ा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो आने वाले वक्त में होगी वो सुप्रीम कोर्ट की होगी रोहित, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे दोनों ही पार्टियां अपना अपना पल्ला झाड़ लेंगी, और शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे वो भी अपना पल्ला झाड़ेंगे। लेकिन सर, जब एक सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे घुटने टेक चुकी है शाहबानो केस में, तो उसको क्यों नहीं लगेगा कि हमारे कहने से दूसरी सरकार भी झुकेगी? शैलेश जी रोहित, मेरा सवाल आप ही से है। हाँ। जब एक सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने घुटने टेक चुकी है, तो उसको ये क्यों नहीं लगेगा कि दूसरी सरकार हमारी मर्जी के बगैर कानून पर आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल ऐसा होगा, और आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा रोहित, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले वक्त में होने वाली सुनवाई, क्योंकि आपने तमाम पार्टीज़ को और संभवतः कांग्रेस ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया होगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इस पर स्टैंड क्या है, और आगे बीजेपी सरकार की तरफ से हलफनामा भी आप देख चुके हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा, जब इस मामले पर बहस सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, एक एक पार्टी जब अपना स्टैंड रखेगी। मैं आपको 2 बातें और इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और दूसरा 3 तलाक को लेकर। दोनों में ही सरकारों के पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड जो है वो इस देश का भविष्य तय करेंगे रोहित। लेकिन दिक्कत यह है संबित पात्रा की पॉलिटिकल पार्टीज तो स्टैंड बता ही नहीं रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो ये कह दिया हमारा अभी तक कोई स्टैंड है नहीं इस पर। जब विपक्ष का स्टैंड नहीं है देश के, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? देता हूं, देखिए जैसे कि बिल्कुल सही कहा भी शैलेश जी ने कि पार्टीज का स्टैंड पार्टीज को क्लियर करना होगा, और अभी का सरकार ने एफिडेविट भी रखा। और बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक ये 2 केसेस अलग अलग रूप में देखना चाहिए। बहुत तो कोशिश कर रहे कि इसको मिक्स कर दिया जाए ताकि कंफ्यूजन रहे। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 2 जुलाई 2016 का। ये कांग्रेस की मनस्थिति दर्शाती है। यह है यूपीए सैट ऑन माई रिपोर्ट कॉलिंग फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज एक्स SC जज एज एनडीए आस्क फॉर अनदर। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लक्ष्मणानंद थे, जो उस समय चेयरपर्सन थे, जैसे अभी BS चौहान साहब हैं, उन्होंने जिस प्रकार अभी एक सवाल का एक क्वेश्चनर जारी किया गया है, एक अपील जारी की गई है सभी हिंदुस्तानियों के लिए। उस समय भी उनकी कोशिश थी कि ये जारी की जाए, मगर यूपीए ने ये परमिशन नहीं दिया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह सकता, पार्टी की तरफ से मैं अपने मैनिफेस्टो को पढ़ देता हूं क्लैरिटी के लिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। बीजेपी बिलीव्स दैट देयर कैन नॉट बी जेंडर इक्वालिटी, मतलब ये महिला सशक्तिकरण का विषय है, टिल सच टाइम इंडिया अडॉप्ट्स अ uniform civil code which protects the right for all women, and the BJP reiterates its stand to draft a uniform civil code drawing upon the best traditions and harmonizing them with modern time. सबसे अच्छा लेना है, जो मुस्लिमों के कानून में अच्छा है उससे भी लेना है, हिंदूज का जो अच्छा है वो उससे लेना है, क्रिश्चियंस और सिख में जो अच्छा है उससे लेना है, और मिला के भारत को एक प्रोग्रेसिव देश बनाना है। कौन यहां नहीं चाहता है कि भारत एक प्रोग्रेसिव देश बन के आगे बढ़े? ठीक है। अब डॉक्टर जीनत, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं। जहां कानून संसद में बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी 2-3 ऐसी बड़ी रूलिंग्स दे चुका है, जिसके बाद सरकार दबाव में है कि भाई इस दिशा में आगे बढ़ना है। इसमें राजनीतिक पार्टियों के विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है, ये मायने रखेगा, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये तय करेगा
कि इस देश में महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जस्टिस का सवाल है, जस्टिस का सवाल है। तो यू सी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इनजस्टिस करती है तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनजस्टिस करता है तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, और जो अगर हिंदू वीमेन या दूसरी क्रिश्चियन वीमेन उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो बातें नहीं मान सकते। तो मेन चीज़ क्या है मेरे ख्याल से कि जो सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ज़्यादा वे और कंसिडर करके ये बातें करता है, तो वो बात हमको बिल्कुल ध्यान पे रखना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब से कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें ये है कि ट्रिपल तलाक ना हो, कि हर लड़की को इक्वल राइट्स हो, कि जहाँ लड़की नाबालिग लड़की की निकाह ना हो या उससे कोई बुराई ना हो या हलाला बैन हो, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है? तो हमको ये कंसिडर बात बड़ी इम्पोर्टेंस से करना है कि जो ऐसी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जैसे कि हमारे मिस्टर पात्रा जी ने अभी बताया कि हर मजहब की अच्छी बात होंगी उसमें, तो जब तक कि हम वो वाइट पेपर न देखें और जब तक हम ये आगे नहीं बढ़े ये बात में, और तो फिर हम समझ कैसे सकेंगे? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाइट पेपर प्रिपेयर हो और हम वो वाइट पेपर को एग्जामिन करें और फिर हमारी राइट जो है वो हम उसमें जाहिर करें। और इसको एकदम रिजेक्ट कर देना, ये कहना कि दिस इज अगेंस्ट, ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकती हूँ। मौलाना असगर अली, बिना पढ़े ही आप लोगों ने तय कर दिया कि लॉ कमीशन जो सवाल पूछ रहा है वो गलत है, कोई मुसलमान उनका जवाब नहीं देगा? देखिए, उसमें बिना पढ़े और कढ़े की बात नहीं है। वहाँ सीधे से एक हुकूक हैं जो हर धर्म को दिए गए हैं, मुसलमानों को भी दिए गए हैं। उन हुकूक में जब मुदाखलत और इंटरफेयर का मसला आता है तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ या दिगर इदारे खड़े होते हैं कि भाई इसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं या हो रहा है। मौलाना साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ना? समझाने की बात है कि इस तरह का इंटरफेयर ना हो। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ना? जी जी, मैं बोलना चाहूँगा। जी मैं था। आपने वो सारे सवाल पढ़े हैं जो लॉ कमीशन ने? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। आपने वो सारे सवाल पढ़े हैं जो लॉ कमीशन ने पूछे हैं लोगों से और कहा है अपनी राय दें इस पे? हाँ, सब सवालात तो मैंने नहीं पढ़े हैं जी, लेकिन आपको ये पता है कि ये सारे सवाल जो हैं ये इंटरफेयर करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ, विरोध करने से पहले और मुसलमानों के हकों के साथ इंटरफेयर करते हैं बिना पढ़े। आपको ये पता है? हाँ, कुछ सवालात ज़रूर हैं जिससे इंटरफेयर का पता चलता है। मुतअद्दिद शादियों का मामला छेड़ा गया है। उस वक्त के जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ कॉन्फ्रेंस में थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ थे और जो आंकड़े पेश किए उन्होंने मुस्लिमों गैर मुस्लिमों के या जो मुसलमानों की समस्याएं हैं वो कितना है और कितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। मौलाना साहब, जो आंकड़े उन्होंने पेश किए ना, सही मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सर, उससे ज्यादा आंकड़े लेके हम लोग यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं मुसलमानों की हालात बेहतर हो जाए उसके लिए सर। इस वक्त और उस दिन भी यही बात होती है कि मुसलमान के हकों के साथ ये सरकार दखल करना चाहती है सर। सुनिए, हम हर चीज तो सर इस्लाम पे खतरे की तरह बता दी जाती है, तो कहां से कुछ बेहतरी के लिए करेगा कोई? रोहित, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। रोहित जी, मैं खुलासा करना चाहूंगा, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, ये बेनिफिट के लिए रहेगा। आपने जिस तरह से ताल ठोक करके बात करने की बात कही है उसी तरीके से कोई दूसरा भी करता है। हमारा अपना सिद्धांत और उसूल ये है कि हम लोग एतदाल पसंद लोग हैं। हम सर, आपकी इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि लॉ कमीशन ने जो लिखा है आपने उसको पढ़ा नहीं। आपने केवल एक सवाल कहीं से सुन लिया कि इसमें मुस्लिम औरतों की शादी को लेकर जिक्र किया गया, तो आप लोगों ने ये मान लिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ, लेकिन सर 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड दो अलग अलग चीजें। अभी शैलेश ने समझाया, मुझे नहीं पता उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे उन्होंने इस चीज को समझा था कि नहीं समझा था।
रोहित मुझे 10 सेकंड आपने दीजिए, ही मैं एक ऐसी समझा बात था कि बताऊंगा उसमें जिससे कि आपको इंटरफेयर आश्चर्य हो रहा होगा। है। देखिए मौलाना साहब सुनिए मौलाना साहब, मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊंगा। आप चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, आप अगर पढ़ लेंगे पूरे को, मैं कहूंगा कि कैमरा भी इसको जूम करके दिखाए। नहीं पढ़ा हुआ है। 7 नंबर के प्रश्न को देखिए, ट्रिपल तलाक पे चूंकि डिबेट हो रहा है। सर सुनिए आप देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्रिपल तलाक का वहां मसला नहीं आया। abolished in toto, में मुदाखलत का retained in मसला custom, था, retained with suitable amendment। आपने मतलब मुख्तलिफ retainment का भी शादियों की ऑप्शन बात दिया हुआ है की। साहब। उन्होंने कुछ गैर मुस्लिम भाइयों के नहीं, का साहब, नाम आपने लेकर पढ़ा के भी नहीं है। बताया है कि 59 बीवियां रखे हुए हैं। वो सारी चीजें मौलाना उन्होंने साहब, एक बताई हैं, सेकंड। उसको भी थोड़ा सा सामने ले आइए। सर, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में 59 बीवियां रखे हुए हैं लोग। इस जोश में ले जाना चाहते हैं। खैर, एक तरफ क्या कहा जाए सर इस पे आगे? एक तरफ गवर्नमेंट का मौलाना मुफ्ती सम्मान कर मंजूर, रहे हैं, आप कुछ सरकार कमेंट का करना चाहते हैं? सम्मान कर रहे हैं, प्लीज, सम्मान प्लीज, कर रहे हैं, प्लीज। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कुछ शाहबानो केस में किया था उस पर आप गुस्सा भी हो रहे हैं कि वो गलत हुआ। तो एक गवर्नमेंट जो अभी कर रही है वो बहुत अच्छा हो रहा है। सर, पिछले अगर गवर्नमेंट आपको ने लगता है कोई शाहबानो चीज केस में देख जो करके हुआ कही बिल्कुल तो ठीक बहुत हुआ। गलत हो गया। सर, अगर आपको लगता है शाहबानो केस में जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, मुसलमान औरतों के साथ वही होना चाहिए। जो वही काम कर रही है तो उसको आप बहुत 100 नंबर दें। नहीं सर, मैं किसी को नंबर देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ किसी को नंबर देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैंने आपसे केवल इतना पूछा, आपने वो सवाल पढ़े, आपने कहा नहीं पढ़े। वो बिना पढ़े आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए। आप मुझे बता रहे हैं कि लोगों ने 59 बीवियां रखी हैं। नाइश हसन, मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो शाहबानो के साथ हुआ हर मुसलमान औरत उसी के लायक है, वही होना चाहिए? हर औरत ऐसे नहीं होती। आपके घर में भी झगड़े होते हैं, दूसरों के घर में भी मतभेद होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सब झगड़ों हिंदुस्तान की औरतें उतनी ही इक्वल सिटीजन है जितने की मर्द हैं। तो एक केस होता है आप बात सुनिए प्लीज। मौलाना साहब उनकी बात सुन लें। किसी देश में जलाई जाती है, मौलाना साहब उनकी बात सुन लें। औरत जलाए, मौलाना साहब बात सुनिए। तो उस रियर केस को आप लेकर के आ रहा मुफ्ती साहब आपके पास से आप समा बांधेंगे। मौलाना साहब प्लीज, समा तो आपने बांध रखा था ना सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब आप यहाँ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाइस साहिबा को भी सुन लीजिए ना थोड़ा सा। मैदान में हम तो नाइस साहिबा को भी सुन लीजिए थोड़ा सा प्लीज। जिनके लिए पूरी जंग लड़ी जा रही है, जिन्होंने लड़ाई शुरू की, उनकी बात तो सुन लीजिए। बोले नाइस हसन। नहीं जंग में हम लोग आप ये बात सुनिए मौलाना साहब एक बात प्लीज, धैर्य से सुनिए एक बात। आपने शाहबानो के केस में जिस तरह की सड़कों पे गुंडागर्दी की थी, वो गुंडागर्दी आप अब दोबारा नहीं दोहरा सकते। आप कितनी भी धमकियां दे दीजिए। और हिंदुस्तान की औरतें इक्वल सिटीजन हैं। हिंसा को कभी तुलना मत कीजिए कि फलाने धर्म की औरत के साथ ये हो रहा है तो उस धर्म की औरत के साथ ये हो रहा है। हिंसा कभी तुलना नहीं की जा सकती। हिंसा होती है। और एक तरफ जब हम शरीयत कानून में बदलाव की बात कहते हैं, तब आप अपने म्यान से तलवारें निकाल लेते हैं कि ये हम नहीं करने देंगे। हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ताकि सब औरतों को इंसाफ मिले, लैंगिक समानता के आधार पर न्याय हो, तब आप कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे। तो हम आपके डायरेक्शन पे कैसे चलेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, इस देश की हर औरत को इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो बराबर की नागरिक है। ठीक है। और इसलिए वो ये आपको कुरान और हदीस ने इंसाफ नहीं दिया था, आप कुरान और हदीस के इंसाफ पर अमल नहीं करना चाहती हैं, या कुरान और हदीस के इंसाफ को कबूल नहीं करना चाहती हैं, या फिर हिंदुस्तान को आप हिटलर और हलाकू खान का हिंदुस्तान बनाना चाहती हैं? तो आप नहीं कर रहे हैं। अरे मोहतरमा, आप ये बताएं कि गुरु नानक और राम और ख्वाजा अजमेरी का हिंदुस्तान है ये, हलाकू खान और हिटलर का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान किस जानिब बढ़ रहा है, आप इसे देखें। मसाइल शरिया में आपको उठा करके आपको एक साथ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है। आप इसे समझ बारी बात करने दें। मोहतरमा नाइशा हसन, ये गुरु नानक का हिंदुस्तान है, हाँ भाई दे रहा हूँ, और सीता का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा अजमेरी और ख्वाजा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ बहन जी, जीनत बहन मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए, आप जवाब का मुतालबा कर रही हैं और खामोशी नहीं हो रही है। क्या वो आपको काफी नहीं है? तीन आवाजें आ रही हैं ना। एक काम कर रहे हैं, नहीं एक साथ सब बोलेंगे तो मुझे चर्चा ब्रेक में ले जानी पड़ेगी। प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। सब एक साथ बोल रहे हैं, मैं माफी चाह रहा हूँ। सब एक साथ बोल रहे हैं, हम इसे यहीं बंद कर रहे हैं, हम इसे यहीं बंद कर रहे हैं, हम इस बहस को यहीं बंद कर रहे हैं।